हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़ ऑन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एमसीक्यूज़ लाने का मकसद यही है कि जो भी आपको डाउट रह जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं एमसीक्यूज़ के बाद। हर एक लेक्चर के बाद जब भी मैं कोई लेक्चर जो है कंप्लीट करता हूँ, इसके फ़ौरन बाद मैं एमसीक्यू लाता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट है वो दूर हो जाए। हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मीथेन जिसको CH4 मीथेन CH4 ये ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन यानी कि H2 ये ग्रीन हाउस गैस में से नहीं है, यानी कि ये नहीं है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी है और ओजोन भी है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपर्स, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर एनर्जी लेवल्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ। इनमें से किसकी शॉर्ट वेवलेंथ है और एनर्जी जो है हाई है। अगर हम इंफ्रारेड रेज की, पहले हम इंफ्रारेड रेज को देखेंगे। जो शॉर्ट, उनकी जो एनर्जी है वो है लो एनर्जी होती है इंफ्रारेड की, और जो उनकी वेवलेंथ होती है वो होती है लॉन्ग इंफ्रारेड की। अगर हम अल्ट्रावायलेट की तरफ देखेंगे, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी जो है हाई होती है और वेवलेंथ जो है शॉर्ट होती है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है और हाई एनर्जी किसकी है। तो इसका जो आंसर है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा जाता है और लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। होप आपको समझ आया होगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट हैज़ इंक्रीज्ड द अर्थ सरफेस टेम्परेचर बाई। जो नॉर्मल ग्रीन हाउस हैं, देखिए मैंने पहले भी लेक्चर में कहा कि जो ग्रीन हाउस है ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होती है तब ये हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं। यही कहा उसने कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होगा अगर ये, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव डैश वेवलेंथ। मैंने दूसरे ही क्वेश्चन में आपको बताया कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है लॉन्ग वेवलेंथ, लेकिन एनर्जी जो होती है लो होती है। तो इसका जो आंसर है वो है लॉन्ग, सी पार्ट। इनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी कहते हैं या लॉन्ग वेव रेडिएशंस भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटीज। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है इनमें से जो ज़्यादा मौजूद है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में। कौन सा गैस है इनमें से जो जिसकी जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। जो इसका आंसर है वो है कार्बन। ईथेन जो है, प्रोपेन जो है, मीथेन जो है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। गैस मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब थर्मल infrared radiations and are present in large quantity to alter the climate system is known as। मैंने पहले ही बताया ये सन है। सन
से जो रेज़ आती हैं वो स्ट्राइक होती है अर्थ से, अर्थ है ये, और अर्थ जो है ये सेंड बैक करता है इन रेडिएशन को, लेकिन एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जो उनको जाने नहीं देते, यानी कि वो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस के, यानी कि जो लेयर बनी हुई है ये ग्रीन हाउस गैसेस की बनी हुई है, यही जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को जाने नहीं देती है एटमॉस्फेयर से। तो जो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये हीट करते हैं ट्रोपोस्फीयर तक, अर्थ से लेकर ट्रोपोस्फीयर तक हीटिंग ऑफ अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू ट्रोपोस्फीयर होता है। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये उनको स्केप होने नहीं देती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। इसका जो आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बाद जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मैंने पहले ही बताया, फॉसिल फ्यूल में आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जब हम उनको जलाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज़ ऑक्सीजन लेवल, क्या ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होते हैं? नहीं। डिक्रीज़ ग्रीन हाउस गैस, क्या डिक्रीज़ होता है ग्रीन हाउस गैसेस? नहीं। क्या इंक्रीज़ होता है ग्रीन हाउस? यस। मैंने पहले ही बताया कि फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से है ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती है। इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट। इसके बाद जो है द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी इज़, जो मोस्ट पोटेंट गैस हैं जो मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको मिराकल गैस भी कहते हैं, मिराकल गैस भी कहते हैं। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा होती है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है CFC की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको फिरॉन भी कहते हैं। ये निकलता है रेफ्रिजरेटर या प्रोपिलेट्स है, एरोजॉल, इनसे ही ये निकलता है। which one of the following is incorrect about the green house effect? कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड कौन सा इनमें से गलत है? लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस, क्या जो लिविंग जो लाइफ है इस अर्थ पे क्या ये पॉसिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से? यस। मैंने पहले ही बताया आपको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमारी ये ज़रूरी है, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन, इन गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए फिर यह हमारे लिए हार्मफुल बन जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। यस, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा कि ये नेचुरल प्रोसेस है। मोर इज़ द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मोर इज़ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर। यस, जब ये गैसेज इंक्रीज़ हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंक्रीज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नो, ये गलत है, तो डी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है विच इज़ नॉट नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा है जो है नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि जो नेचुरली नहीं ऑकर होता है वो कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया आपको, फर्टिलाइज़र्स में होता है, फर्टिलाइज़र्स या हम वेटलैंड्स में होता है। मीथेन जो मीथेन जो है वेटलैंड्स से निकलता है। जब इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होती है बायोमास की तो तब जो है मीथेन निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फर्टिलाइज़र से निकलता है। एग्रीकल्चर का कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से होता है। तो ईथेन जो है इसका सही आंसर है, इसका आंसर है डी पार्ट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? क्या CFC जो है 14% है? यस, CFC जो है 14% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, 14%। यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 60%। मैंने पहले बताया मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, N2O जो है क्या ये 12% है? नो। मीथेन जो है 20%। यस, जो सी पॉट है इसका सही आंसर है, इसने नॉट कहा है तो सी पॉट इसका जो है सही आंसर है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन
ट्वेल्थ जो है ये हम देखेंगे ये क्या है। द GWP is dependent on which of the following factors: absorption capability of infrared radiation, atmospheric lifetime range of infrared wavelength it can be absorbed. All of these है। Which of the following greenhouse gases has the highest atmospheric lifetime? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसकी हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है? हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है तो वो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। कार्बन टेट्राफ्लोराइड। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेडिएटिव इफिशिएंसी? कौन सा इसमें से है जिसके हाईएस्ट रेडिएटिव इफिशिएंसी है, रेडिएटिव इफिशिएंसी है इसमें, वो है PFTBA। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप PFTBA की फुल फॉर्म सर्च करोगे। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट GWP? इनमें से किसकी जो है हाईएस्ट GWP है, परसेंटेज है, वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वुड टाइम्स मोर देन नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है, क्या वो 20 टाइम्स ज़्यादा है नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड से? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है। बी पार्ट है इसका सही आंसर। वाई इज़ देयर इज एन एक्सट्रीम डिफरेंस इन टेम्परेचर एट डे एंड नाइट इन डेजर्ट? क्यों टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेजर्ट्स में ड्यूरिंग डे एंड नाइट? मतलब कि जब गर्मी दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा हीट होती है डेजर्ट्स में, और जब रात आती है तो जल्दी वो कूल होता है। क्यों है जो इसका है? देयर इज़ अ लैक ऑफ मॉइस्चर लीड्स टू एस्केप ऑफ हीट। क्योंकि वहाँ मॉइस्चर, नमी की वजह से, नमी वहाँ पर कम होती है, मॉइस्चर जो है कम होता है, इसी की वजह से जो हीट है वो इस्केप होती है। व्हाट डज़ द मेथड ऑफ इनहेंस्ड वेदरिंग मीन? इनहेंसिंग वेदरिंग ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। आप देख लें। व्हाट इज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम एटमॉस्फेयर। स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिपॉजिटिंग इन रिजर्वर्स। क्या स्टोर करना है कार्बन डाइऑक्साइड इसको इन रिजर्वर्स में? क्या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड स्टोरिंग इट बाय डिपॉजिटिंग इन रिजर्वर्स। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है फ्रॉम एटमॉस्फेयर से और स्टोर करना है डिपॉजिटिंग रिजर्वर से? यस, इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। यही है कि रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से और स्टोर करना है फिर इसको डिपॉजिटिंग रिजर्वायर्स में। व्हाट इज़ अ सिंक फॉर कार्बन? विच इज़ अ सिंक फॉर कार्बन? सिंक, कार्बन सिंक जो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं, कौन में इनमें से? सैलिन वाटर बॉडीज़ है, ओल्ड ऑयल फील्ड्स है, वेटलैंड्स है। यस, ऑल ऑफ दीज हैं। इसके जो ओशंस भी हैं, सैलिन वाटर बॉडीज़ भी हैं, ऑयल फील्ड्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, ओशंस भी हैं और फॉरेस्ट्स भी हैं। कैटल फार्मिंग रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस? कैटल फीडिंग की वजह से कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है? कैटल फार्मिंग की वजह से कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है? वो है मीथेन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हेडलाइंस। वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है क्या वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट पे? ये फॉल्स है, नहीं है। आपके लिए साइंस के लिए क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी किसको कहा जाता है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? ये आप सर्च कीजिए। होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
थैंक यू। और बाकी जो लेक्चर्स है मेरे वो भी देखिए, MCQ साथ साथ में हर एक टॉपिक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।